नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित कुमार और हम लोग चालू करने वाले हैं एचएपी का क्लास। जैसे कि पिछला लेक्चर में हम एचएपी का फर्स्ट एचएपी पार्ट 1 का सिलेबस एक्सप्लेन किए थे। तो अब हम लोग एचएपी 1 का यूनिट 1 का एक टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, उसका कवर करने वाले हैं। उसका डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं और हम लोग के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए स्मार्ट डॉट चैनल पे। हम लोग पूरा सिलेबस कवर करेंगे और इस पे बढ़िया से एक्सप्लेन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, एचएपी का फुल फॉर्म ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता क्या है, एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है। कोई भी एनिमल का स्टडी करने के लिए हम लोग दो चीज में डिवाइड किए हुए हैं, एनाटॉमिकली स्टडी करते हैं और एक फिजियोलॉजिकली स्टडी करते हैं। एनाटॉमी में दो तरीका से कर सकते हैं, जैसे कि मैं हूं, मैं बाहर से कैसा दिख रहा हूं, मेरा शेप कैसा है, साइज कैसा है, ये हो गया मॉर्फोलॉजी जो एनाटॉमी का एक हिस्सा है। और मेरे अंदर के ऑर्गन्स कैसे दिखते हैं, क्या क्या बन के, क्या क्या ऑर्गन्स जुड़ के, कैसा कैसा सिस्टम जुड़ के मैं बना हुआ हूँ, एक ह्यूमन बॉडी बना हुआ है, वो होता है एनाटॉमी, अंदर का एनाटॉमी। तो और फिजियोलॉजी होता है जो जितने भी ऑर्गन्स हैं या फिर जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं वो लोग काम कैसे करते हैं और मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड तरीके से कैसे लाइफ प्रोसेसेस चलाते हैं, उसको कहा जाता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी को हम लोग दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, एक माइक्रो एनाटॉमी या फिर माइक्रोलॉजी और दूसरा ग्रॉस एनाटॉमी। माइक्रोलॉजी में हम लोग देखते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल। साइटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ सेल। तो जो हम लोग अपने नेकेड आई से, अपने आंख से नहीं देख सकते हैं, उसको कहा जाता है माइक्रो, मतलब बहुत छोटे छोटे चीज जिससे हम लोग बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड में आरबीसी आंख से नहीं दिखता है, लेकिन हम लोग को पता है कि वो रेड है, ब्लड रेड होता है। तो रेड किस चीज से आया है, आरबीसी से आया है, जो हम लोग को आंख से नहीं दिखता है, लेकिन माइक्रोस्कोप पे रखिएगा तो वो दिखने लगता है। उसी को कहते हैं साइटोलॉजी या फिर माइक्रोलॉजी। और ग्रॉस एनाटॉमी होता है कि जैसे कोई टिश्यू हो गया, टाइप्स ऑफ टिश्यू टोटल 4 होते हैं, मस्कुलर, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू और नर्वस टिश्यू। वैसे ही उसका स्टडी और टिश्यू से बने हुए ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, लंग्स, ये सब, और फिर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सेट्रा, तो वो सब स्टडी करते हैं हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी में। और फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। यही होता है फिजियोलॉजी और एनाटॉमी। तो अब हम लोग टॉपिक जान चुके हैं कि एनाटॉमी क्या होता है और फिजियोलॉजी क्या होता है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलते हैं। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ये इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी मतलब हो जाएगा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एबीसीडी। बिना एबीसीडी पढ़े आप लोग कोई शब्द नहीं बना सकते हैं, कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। वैसे ही बिना इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी पढ़े हुए आप आगे के आने वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं, बहुत टफ हो जाएगा। इसीलिए ये जानना बहुत जरूरी है। अपने सिलेबस के अनुसार एक एक्स्ट्रा चीज दिया जाता है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ के या फिर जान के उससे क्या मिलेगा, उसका इंपोर्टेंस क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो एज ए फार्मासिस्ट, कोई भी आप मेडिकल शॉप खोले हुए हैं या फिर कोई हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट, तो आपके पास कोई पेशेंट आएगा और कहेगा कि
पेट दर्द कर रहा है उसका दवा दीजिए। तो जब तक आपको पेट का स्ट्रक्चर नहीं पता है, पेट का पार्ट्स नहीं पता है, स्टमक का कौन कौन से पार्ट्स में कैसे कैसे फंक्शनिंग होता है, कौन कौन सा सेल से बना हुआ रहता है, उसमें कैसा कैसा केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, बिना उसको जाने हुए आप एक दवा भी प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कैसा दवा दिया जाए। इसीलिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ना बहुत जरूरी है, उसका स्कोप यही होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारे जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कितने लेवल से बने हुए हैं, एक सीढ़ी के तरह, एक सीढ़ी के तरह, एकदम एग्जाम्पल के तरफ। फिजिक्स लेकर मानेंगे चलेंगे तो हम लोग का सबसे छोटा वाला कण जो होता है, पार्टिकल्स जो होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो होता है एटम। लेकिन बायोलॉजी को मान के चलेंगे तो वो होता है सेल। तो हम लोग बायोलॉजी को ही मान के चलते हैं और सेल से ही चालू करेंगे। सेल्स सेल्स बन के बनते हैं टिश्यूज, टिश्यू बन के बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन बन के जुड़ के बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे साथ में मिल के फंक्शन करते हैं, उसको कहा जाता है ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी। तो ये होता है एक्चुअल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहले टिश्यू, उसके बाद टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल बनेगा टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज अलग अलग बनेंगे ऑर्गन्स, ऑर्गन मिल के बनते हैं ऑर्गन सिस्टम मिल के बनते हैं बॉडी, एक पूरा बॉडी, वही होता है एक ढांचा, उसी को कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे चलते हैं। आगे हम लोग को देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स या फिर ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी। बहुत सारे सिस्टम्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स है ना। ऑर्गन्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट, लंग्स, लीवर, स्किन ये एक ऑर्गन ही है, बहुत सारे इटीसी स्टमक, इंटेस्टाइन, गल ब्लैडर, स्प्लीन, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। और ऑर्गन मिल के जो बनाते हैं उसी को कहते हैं सिस्टम। और ये सिस्टम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते हैं। जैसे कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है तो किसी न किसी दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड ही रहता है हमेशा, बिना दूसरे सिस्टम से नहीं चल सकता है, वो ऑटोमेटिक काम नहीं कर सकता है। तो बहुत सारे सिस्टम होते हैं, कुछ हम लोग फॉर एग्जांपल देख लेते हैं। पहला डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि पूरा एक एलिमेंट्री कैनल और एक्सेसरी ग्लैंड्स। एलिमेंट्री को कैनल को हम लोग GIT लिख देते हैं। हम लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में, तो अभी के लिए होल्ड करते हैं इसको। प्लस एक्सेसरी ग्लैंड, और ये फंक्शन क्या करते हैं, टोटल फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। फूड को डाइजेस्ट कैसे कर सकते हैं, एक तो मैकेनिकली जो हमारे माउथ में होता है, और पेट में जो चर्निंग होता है, चर्निंग मतलब मूवमेंट ऑफ लेयर्स ऑफ GIT, उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। तो वो हो गया मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन होता है, जैसे कि HCl प्रोड्यूस हुआ, पेप्सिन प्रोड्यूस हुआ, एमाइलेज प्रोड्यूस हुआ, बाइल साल्ट है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करते हैं, वो सब हो गया केमिकल डाइजेशन।
दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑर्गन्स आता है, स्टार्ट होता है नोज से, नोज माउथ और आगे जाके फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया, फिर आगे ब्रोंकियल्स, ब्रोंकाई, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तब जाके एल्वियोलाई। प्लूरल फॉर्म होता है एल्वियोलाई और सिंगुलर फॉर्म होता है एल्वियोलस। तो एक लंग में बहुत सारे, लगभग 100 मिलियंस एल्वियोलाई प्रेजेंट रहते हैं। तो बहुत सारे एल्वियोलाई, और ये हेल्प करते हैं हमारे गैसियस एक्सचेंज में। ऑक्सीजन को इनटेक जब हम लोग करते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन जाता है अंदर और वो ट्रांसफर हो जाता है आरबीसी में। आरबीसी के हीमोग्लोबिन में अटैच हो जाता है, और जो वो टिश्यू से लेके आया था कार्बन डाइऑक्साइड, वो चला जाता है एल्वियोलाई में और वापस से एक्सहेल हो जाता है। फिर थर्ड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाएंगे। दूसरा हो जाएगा इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम में आ जाएगा स्किन, हेयर्स, नेल्स, ये सब। फिर इम्यून सिस्टम, इसमें आ जाएंगे आपके लिम्फेटिक सिस्टम और डब्ल्यूबीसी। ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। नर्वस सिस्टम सबसे मेन। नर्वस सिस्टम सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है। एक भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो बिना नर्वस सिस्टम के चल पाए ऑटोमेटिक, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम हो गया। ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम होते हैं, और वो सिस्टम एक दूसरे से इंटरलिंक्ड रहते हैं और बिना एक दूसरे के काम नहीं कर सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे लाइफ प्रोसेसेस। एक लाइफ प्रोसेस होता क्या है, उस लाइफ में ऐसे क्या प्रोसेस होते हैं जो उसको हम लोग लिविंग कह देते हैं। व्हाट इज लिविंग, व्हाट इज लाइफ प्रोसेस। हम लोग को सिंपल सिंपल एक दादी माँ का नाम याद कर लेना है, मिस ग्रेन। दादी माँ का नाम क्या है? मिस ग्रेन, MRSGREN। इसमें क्या है, ये सब प्रोसेसेस हैं, ऐसे प्रोसेसेस जिसके वजह से हम लोग कहलाते हैं लिविंग। अगर इसमें से एक भी बंद हो गया या फिर एक भी इंटरलिंक्ड हो गया तो हम लोग लिविंग से हट के डेड हो जाएंगे, या फिर ये सब कैरेक्टर्स हमारे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं देखने को मिलता है। तो होते क्या है ये MRSGREN। एम से होगा मूवमेंट, आर से रेस्पिरेशन, एस से सेंसिटिविटी, जी से ग्रोथ, फिर दूसरा आर से रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट ई से एक्सक्रीशन और एन से न्यूट्रिशन। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके वजह से हम लोग लिविंग कहलाते हैं। मूवमेंट, मूवमेंट तो फिर आप लोग कहोगे कि सर गाड़ी भी तो चलता है, रोबोट भी तो चलता है, तो ऐसा नहीं होता है। मूवमेंट वो वाले मूवमेंट अलग हो गए, ये लिविंग मूवमेंट हो गया। उन लोग को भी
हम ही लोग कंट्रोल करते हैं, बिना हम लोग के ऑर्डर के बिना कोई गाड़ी ऑटोमेटिक ही नहीं चलेगा, है ना। और प्लांट्स में मूवमेंट देखा जाता है दो तरीका से, रूट्स हमेशा ग्रेविटी की तरफ डेवलप करते हैं और लीफ हमेशा सनलाइट की तरफ डेवलप करते हैं, तो उसको जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म भी कहते हैं। रेस्पिरेशन हो गया ब्रेकडाउन ऑफ फूड, जितना भी हम लोग फूड ले रहे हैं वो ब्रेकडाउन होता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होके एट द एंड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके एटीपी में, उससे एनर्जी मिलता है। सेंसिटिविटी मतलब जितने भी स्टिमुलाई हम लोग लेंगे, जितने भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा उसका रेस्पॉन्स देना, उसी को कहते हैं सेंसिटिविटी। कोई भी चेयर को एक मुक्का मार दीजिए, वो ना गुस्सा होगा, ना वो सैड होगा, ना रोएगा, ना चिल्लाएगा, कुछ नहीं। लेकिन कोई इंसान को मार दीजिए एक लात, चिल्लाते चिल्लाते भागेगा। ग्रोथ, फिर वही चेयर वाला ही एग्जाम ले लीजिए, क्या कोई चेयर बड़ा होता है? 10 साल बाद वो बड़ा हो जाएगा? 6 फीट का था तो 5 फीट 10 फीट का हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन इंसान बड़े होते हैं, पहले बेबी होता है, उसके बाद चाइल्ड होता है, फिर एडल्ट, फिर बूढ़ा हो जाता है, एट द एंड मर भी जाता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन, फिर से हम लोग चेयर का ही एग्जांपल लेंगे। एक बड़ा चेयर, एक और बड़ा चेयर, दोनों को एक रूम में लॉक कर देंगे तो क्या एक छोटा बेबी चेयर निकलेगा? नहीं निकलेगा। चेयर नॉन लिविंग थिंग होता है, लेकिन कोई लिविंग थिंग को रख दीजिए, वो रिप्रोड्यूस करके अपने के तरह ही एक नया बेबी प्रोड्यूस कर देंगे, चाहे वो छोटा सा बैक्टीरिया हो या फिर बड़ा हाथी हो, सबको रिप्रोडक्शन जरूरी है। ई से एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब जो हम लोग खा रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म होने के बाद, इसमें हम लोग हाँ एक चीज मेटाबॉलिज्म भी ऐड कर सकते हैं कहीं पे। जो खा के हम लोग मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं रेस्पिरेशन में, उसका क्या होता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है, बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। हम लोग में यूरिया के फॉर्म में निकलता है, दूसरे एनिमल्स में यूरिक एसिड या फिर अमोनिया के फॉर्म में निकलता है। वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर आता है, उसी को निकालने को कहते हैं एक्सक्रीशन। फिर आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब किस स्टाइल से हम लोग खा रहे हैं, हर्बीवोर्स हैं, ओमनिवोर्स हैं या फिर कार्निवोर्स हैं, या फिर हम लोग सैप्रोफाइटिक हैं या पैरासाइटिक हैं या स्कैवेंजर्स हैं। बहुत सारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं। और प्लांट्स लोग तो ऑटोट्रोपिक्स रहते हैं, खुद का खाना खुद ही बना लेते हैं वो लोग, तो वो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस हो गया। और एम फॉर मेटाबॉलिज्म, ये इंपोर्टेंट है, मिस हो गया था, मिस ग्रेन में नहीं है इसलिए मिस हो गया था, लेकिन इंपोर्टेंट है इसलिए लिख दिया। मेटाबॉलिज्म होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी टाइप का एक केमिकल रिएक्शन। तो मेटाबॉलिज्म का दो टाइप रहता है, मेटाबॉलिज्म का दो टाइप्स, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब आना या फिर बनना, छोटे छोटे पार्टिकल से एक बड़ा पार्टिकल्स बन गया तो उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटा मतलब काटना, एक बड़ा पार्टिकल था वो टूट के क्या हो गया, छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, तो उसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम हट गए। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का एकदम मेटाबॉलिज्म से भी ज्यादा इंपोर्टेंट एक टर्म, जिसको कहा जाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक मैकेनिज्म है, एक हम लोग का प्रोसेस है अंदर चलने वाला बॉडी के अंदर, जिससे हम लोग बाहर के कंडीशंस के हिसाब से खुद को बदल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग को जब अभी जून का महीना आने वाला है, बहुत गर्मी चढ़ने वाला है ना, तो उस महीने में जब बहुत कड़ाके का धूप लगेगा और गर्मी होगा तो हम लोग का बॉडी क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा। कैसा रेस्पॉन्स देगा?
बहुत सारे स्वेट प्रोड्यूस करना चालू कर देंगे। और स्वेट क्या होगा, हमारे बॉडी के ऊपर से इवेपोरेट होगा। और इवेपोरेशन के बारे में हम आप लोग पढ़े होंगे 10th 12th में कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। कूलिंग इफेक्ट देता है कौन, इवेपोरेशन। वैसे ही ठंडी का एग्जांपल ले लीजिए, जब हम लोग को ठंडी का मौसम आता है तो बॉडी कांपने लगता है। उस कांपने की वजह से और रोआ खड़ा होने लगता है। उस रोआ खड़े होने की वजह से क्या होता है, हम लोग का बॉडी हीट कर जाता है। ऐसे ही बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं, जैसे कि हाथ कट गया कहीं पे या फिर कहीं पे चोट लग गया, खून बह रहा है तो ब्लड क्लट हो जाता है, वो भी एक फीडबैक है, एक मैकेनिज्म है। तो होम्योस्टेसिस फीडबैक मैकेनिज्म पे चलता है, रन्स ऑन फीडबैक मैकेनिज्म। अब ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, कैसा होता है, ये भी देख लेते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म दो होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक ऐसे फीडबैक हैं जो बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कोई चीज कम हो गया है तो उसमें क्या करेंगे, बढ़ाने का काम करेंगे, स्टिमुलेट, स्टिमुलेशन का काम करते हैं ये। और नेगेटिव फीडबैक क्या होते हैं, जो ज्यादा बढ़ गया है उसको कम करने का काम करते हैं, इनहिबिशन। इनहिबिशन करते हैं, कुछ चीज ज्यादा हो गया है हमारे बॉडी में तो क्या करेगा, कम करा देगा। बीपी हाई हो गया है, कम कराएगा। वो कौन कराएगा, नेगेटिव फीडबैक कराएगा। बीपी लो हो गया है तो कट गया है खून, मतलब घाव हो गया है, खून बह रहा है, कट गया है, तो उसमें क्या होगा, बीपी लो हो जाता है तो उस लो को और ब्लड क्लॉटिंग को कौन कराएगा, पॉजिटिव फीडबैक कराएगा, स्टिमुलेट कर देगा, बहुत सारे केमिकल्स निकलने चालू हो जाएंगे। वो हो गया होम्योस्टेसिस। फिर आता है लास्ट हम लोग का टॉपिक, या फिर मान के चलो सब सब हेडिंग, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज मतलब कुछ ऐसे बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जिसके मदद से हम लोग जानते हैं कि कौन सा ऑर्गन कहाँ है, कौन सा ऑर्गन किधर है। फॉर एग्जाम्पल डोर्सल वेंट्रल। डोर्सल मतलब होता है पीछे, पीछे का भाग, ये वाला पीछे। और वेंट्रल मतलब होता है आगे का भाग। तो हम लोग का फेस किधर है, वेंट्रल साइड पे है। और पीछे क्या होता है, हम लोग का बैकबोन होता है। तो बैकबोन किधर है, हम लोग का वेंट्रल सॉरी डोर्सल साइड में है। डोर्सल और वेंट्रल को एक चीज और कहते हैं, एंटेरियर एंड पोस्टेरियर। एंटेरियर मतलब हो गया सामने, फ्रंट, ये दोनों मतलब हो गया क्या, फ्रंट। और ये दोनों मतलब हो गया क्या, बैक। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, मीडियल, मीडियल और डिस्टल।